हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त यानी डीरेगुलेट और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून की घोषणा की है? इसका आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और इसको इंग्लिश में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 अमेंडमेंट बोलते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरे दिन आत्मनिर्भर अभियान के तहत अपनी योजनाएं जो हैं बताई हैं, यानी कल 15 मई को। और ये ऐलान किया है, ये ऐलान टोटल 11 किए गए हैं और इसको केंद्र सरकार की तरफ से कृषि के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार की घोषणा की गई है। इससे किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल पाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? तो ये 1955 में ये संसद में अधिनियम पारित किया गया था और इसकी मदद से सरकार जो है आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण उन सब पर नियंत्रित करती है या नियंत्रण करती है ताकि वो उपभोक्ता तक सामान सही कीमत पर पहुंचाया जा सके, यानी उसका अतिरिक्त पैसा ना लिया जा सके। तो इन सब चीज़ों की वजह से यह माना जा रहा था कि इसकी वजह से किसानों को सही कीमत नहीं मिल पा रही, उपभोक्ताओं की वजह से, कि वो डायरेक्ट जो है किसान जो है उपभोक्ता को सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यानी जो किसान है डायरेक्ट किसी को भी बेच नहीं सकते थे, क्योंकि भंडारण की एक सीमा थी, सरकार द्वारा तय कर दिया जाता था और कीमत ज़्यादा ना बढ़े और कोई घपलाबाजी ना हो। तो इसी के लिए, इसी वजह से यह कानून, यानी किसान जो है डायरेक्ट किसी को भी बेच नहीं सकते थे, क्योंकि भंडारण की एक सीमा थी, सरकार द्वारा तय कर दिया जाता था और कीमत ज़्यादा ना बढ़े और घपलाबाजी ना हो। तो इसके लिए ये कानून जो है लाया गया था। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि किसानों को ज़्यादा कीमत मिल पाए, वो जिसे चाहें उसे बेच सकते हैं, मतलब उनको पूरी स्वतंत्रता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 ऐलान किए हैं। इनमें से सबसे पहला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। दूसरा है माइक्रो फंड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए। तीसरा है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए। चौथा है पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,000 करोड़ रुपए और पशुपालन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए, औषधीय पौधों के लिए 4,000 करोड़ रुपए और मधुमक्खी पालने वालों के लिए 500 करोड़ रुपए। और आठवां है TOP यानी टमाटर, आलू, प्याज योजना में अब काफ़ी सब्जियां और फल भी शामिल कर लिए गए हैं। और नौवां है आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा, जो कि मैंने पहले बताया है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म। और 11वां है किसानों के लिए कानून में बदलाव होंगे। और ये सब 11 पॉइंट हैं और इनमें से जो पॉइंट दिए गए हैं वो 2020-21 का जो बजट आया था उसमें इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन इस योजना में लोगों को विश्वास नहीं था और अब फिर से इस योजना को दोबारा से दोहराया गया है। जैसे कि टीकाकरण, तो टीकाकरण पहले से ही चल रहा था, अभी शुरू हो गया था, तो वो अभी चल रहा है और इसके बारे में फिर से दोहराया गया है इसमें कि टीकाकरण और होगा। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम का लोन देने का ऐलान किया है? इसका आंसर है $1 अरब।
यानी 7500 करोड़ रुपए अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो यह रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खर्च होगी। 2 किश्तों में मिलेगी और एक किश्त में 5600 करोड़ रुपए होंगे, दूसरे किश्त में 1900 करोड़ रुपए होंगे। दरअसल इस योजना के तहत सरकार ने इसी मार्च 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की थी कि कोरोना के संकट में हम गरीबों के कल्याण के लिए ये खर्च करेंगे और इसमें 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो मुफ्त दाल देना था। इसके अलावा 20 करोड़ महिला जनधन खाते धारकों को अगले 3 महीने तक के लिए, जब तक ये कोरोना वायरस का प्रकोप है तब तक के लिए 500 रुपये देने का प्रावधान था और इसमें दिया भी जा चुका है, कुछ लोगों को मिल भी चुका है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरों को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है और यानी उनकी जो रोज़ाना इनकम है। और इसके अलावा 3 महीने में 8 करोड़ गरीबों को सिलेंडर गैस मुफ्त दिया जाना था। तो इन सब के लिए ये योजना काम कर रही थी, लेकिन इस जो है योजना में फ़ंड की दिक्कत थी और इसमें जो फ़ंड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल इन्हीं सब योजनाओं में खर्च किया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी रकम का आपातकालीन सहायता दिया है? इसका आंसर है $1 अरब। इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7500 करोड़ रुपए हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आता है वो ब्रिक्स देशों का है और इसमें जो है इसके तहत ये रकम मिली है और इसका भी इस्तेमाल जो है गरीब कल्याण योजना के तहत खर्च किया जाएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? KV कामत और मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। अगला सवाल है, किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे तक काम करने की छूट संबंधित फैक्ट्री एक्ट के संशोधन की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने श्रमिकों के कानून के तहत उत्तर प्रदेश ने रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों को कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे काम करने की एक अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले मैंने बताया था और 8 घंटे का जो नियम था उसे 12 घंटे तक कर दिया गया था, यानी पूरे कानून को ही बदल दिया गया था। तो इसको अब निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इस अधिसूचना की बहुत ही ज़्यादा आलोचना हो रही थी और ये मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया था और वहां पर सरकार को ऐसी आशंका थी कि इसका फैसला जो है पलट जाएगा। तो इसीलिए अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है और लेबर लॉ को बदलने की जो परंपरा थी, कई राज्यों में ने अपने जो है लेबर लॉ में बदलाव किया था इसी को देखते हुए और उसमें बड़ा कदम उठाया गया है जो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम करने का जो प्रावधान है उसे बदला गया था और जिसके लिए मई दिवस मनाया जाता है, यानी हम लोग जो मजदूर दिवस मनाते हैं 5 मई को, तो उसमें ये जो है 8 घंटे का काम जो है मज़दूरों के लिए गठित किया गया था। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं क्योंकि पहले जो था कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता था और 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराया जाता था, तो बहुत आंदोलन हुआ और फिर एक कानून पारित किया गया संसद में और उसमें जो है 8 घंटे की समय सीमा रखी गई है और उसी दिन जो है मज़दूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। इसके अलावा काम कराया अगर जा रहा है तो डबल तनख्वाह भी मिलनी चाहिए, यानी अगले दिन की भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने
सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये 12 घंटे की जो अवधि का काम था, इसको निरस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अज़वेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अध्यक्ष हैं ये। और जिस वक्त पूरी दुनिया का व्यापार, ट्रेड और सब कोरोना वायरस की वजह से ठप हो गया था, तब इन्होंने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। WTO की हाल ही में बैठक हुई है, उसी में इन्होंने बताया है कि वो 31 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। इसके बाद वो इस पद से इस्तीफ़ा दे देंगे और अपनी समय सीमा से पहले ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हालांकि इसकी वजह उन्होंने पारिवारिक कारण बताया है। WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा शहर में। और इस संगठन के सदस्य देश कितने हैं? 164, जिसमें भारत भी इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज यानी GIF बनाने वाली किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है जिफी। तो जिफी है, ये इंस्टाग्राम का हिस्सा बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP विकास दर कितनी रहने का अनुमान बताया है? तो 1.2%। तो हालांकि 2021 में 5.5% की विकास दर GDP ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस साल की जो GDP है उसका 1.2% बताया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए RBI की किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? इसका आंसर है सी रंगराजन। तो 24 सदस्य हैं इसमें। और तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।